नमस्कार, पावर फाइल्स के आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 2009 बैच के आईएएस अनुज झा जी हैं। अनुज झा जी मूलतः रहने वाले बिहार के हैं और सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि जब 2019 में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तत्कालीन डीएम भी अनुज झा जी थे। उससे भी जुड़ी तमाम कहानियाँ हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, अनुज झा जी से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो सवाल ये है सर कि आप बिहार के मधुबनी ज़िले से हैं, 2009 बैच का है और जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि शायद 52 रैंक थी 2009 में आप। जी। तो 52वीं रैंक थी, यूपीएससी आपने 2009 में क्रैक किया। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? चूँकि मधुबनी ज़िला बहुत चूँकि बिहार ऐसे ही पिछड़ा स्टेट माना जाता है और मधुबनी ज़िला उसमें और भी पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है, तो ऐसे में क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही? कैसे आपने प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूपीएससी तक का सफ़र तय किया? देखिए, सबसे पहले मैं मधुबनी के बारे में बता दूं। जी। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मधुबनी मिथिला का क्षेत्र है और जो पूरा मिथिला रीजन है उसके कहीं ना कहीं केंद्र में है मधुबनी। और अगर आप कल्चरली देखेंगे तो बहुत ही रिच है ये। कल्चरल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे जो लैंग्वेज से है, स्क्रिप्ट की है, और वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ का जो खान पान है, और एक वर्ल्ड फेमस जो आर्ट है आज के डेट में, मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं या मिथिला पेंटिंग कहते हैं, तो वो उसकी भी कहीं ना कहीं एक गढ़ है। तो हर तरीके से मैं कहूँगा कि मधुबनी जो है एक अलग कल्चरल रीजन है, बहुत ही रिच कल्चरल रीजन है। नंबर 1। अपने परिवार के बारे में बताऊँ तो मेरे पिताजी हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में स्टोर्स में मैनेजर थे। और हालांकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने अपना वीआरएस वगैरह ले लिया था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी वक्त। तो ग्रेजुएशन मैंने दरभंगा से किया था, सीएम साइंस कॉलेज से। और बाय द टाइम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसी वक्त मैंने अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के जस्ट थोड़े दिन बाद मेरा पहला जॉब मुझे मिल गया था। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया था और साथ साथ मैं तैयारी करता रहा। फिर आगे चलकर कई कॉम्पिटिशन्स मैंने क्रैक किया, मुझे सफलता मिला और अल्टीमेटली फिर मैं आईएएस में मैं 2009 में लैंड हुआ। अच्छा सर, उसके पहले कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब थी? चूँकि मैंने जो पढ़ा आपके बारे में तो इंडियन रेलवे सर्विस में भी आप थे इससे पहले। सबसे पहले मैं 2003 ईस्वी में मैंने दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो इलाहाबाद में, वहाँ भी मैंने थोड़े दिन किया हुआ था। फिर एक पोस्ट होती है कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर की, उसके लिए मेरा सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हुआ था, वहाँ भी मैंने 3 साल करीब काम किया था। फिर बाकी और भी कॉम्पिटिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट अल्टीमेटली आईआरटीएस मैंने ज्वाइन किया था जो कि अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम से था, और फिर आईएएस में मेरा सिलेक्शन। अच्छा सर, अक्सर बिहार या उत्तर प्रदेश या आप पूरे देश में देखिए तो देखा जाता है कि जो तैयारी होती है प्री तक तो ठीक है, आप जहाँ हैं वहीं कर लेते हैं, या उसके बाद मेंस इंटरव्यू के लिए आप दिल्ली जाते हैं। तो क्या आपने भी दिल्ली में कुछ तैयारी की? नहीं, मैंने सिविल सर्विस की ज़्यादातर तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से की और मुझे अच्छे गुरुओं का गाइडेंस मिला। जब मैं कस्टम्स डिपार्टमेंट में था तो मेरी पोस्टिंग कैलकाटा में थी, कोलकाता जिसको कहते हैं आज के डेट में, कोलकाता में मेरी पोस्टिंग थी। और वहाँ मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी करना शुरू किया था, और वहाँ मुझे कुछ गुरुजनों का बड़ा सानिध्य प्राप्त था, तो वो मुझे लगातार गाइड करते थे। तो वहाँ पे हम लोग जेपीसी कहते थे, ज्योतिर्मय पॉल चौधरी, उनका बड़ा हमको गाइडेंस मिला था, और उनके गाइडेंस में मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी तैयारी की थी। तो मैं एज सच दिल्ली में या इस तरह के कोचिंग सेंटर में मैं नहीं कर पाया जा करके, लेकिन नौकरी करते हुए मैंने तैयारी की और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि बिहार को लेकर अक्सर कहा जाता है कि बिहार जो है अभी भी खासतौर पर राजनीतिक लैंग्वेज है कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि खासतौर पे यूपीएससी में बिहार का एक अलग दबदबा रहता है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? लोग वहाँ के ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभावों में पढ़ते हैं और अभावों में पढ़ के वो यूपीएससी क्रैक करते हैं, ना केवल क्रैक करते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा कि उनकी टॉप 10 या टॉप 3 में रैंकिंग होती है। देखिए, जो भी कंडीशन है वहाँ की, मैं कहूँगा कि बच्चों में कुछ करने का बहुत मोटिवेशन है वहाँ पे। और ख़ास करके मैं जैसे दरभंगा में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या पटना जहाँ पे काफ़ी बच्चे पटना में रह के तैयारी करते हैं, तो ये बात ज़रूर है कि कितना भी टफ़ वहाँ पे लिविंग कंडीशन हो या स्टडिंग की कंडीशन हो, बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं। और इसी के कारण है कि न सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम, बल्कि आप जो भी एग्ज़ाम उठाओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठाओ,
तो उसमें बिहार के बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो कुछ तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि एक परंपरा सी बन गई है, जैसे किसी भी फील्ड में अगर एक गांव के बच्चे जैसे अगर गेम्स खेलने लग जाते हैं, आप जैसे हरियाणा का एग्जांपल देखते हैं या यूपी के पश्चिमी हिस्से का एग्जांपल देखते हैं कई जगह पे, जैसे शूटिंग का, जहाँ एक बार शूटिंग करने लगे बच्चे तो देखा देखी आगे बढ़ जाते हैं काफ़ी लोग। तो आप कहीं ना कहीं यही मान सकते हो वहाँ पे कि चूँकि काफ़ी बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होते रहे हैं पहले से ही, और काफ़ी पुराना इतिहास है इसमें हमारे सीनियर्स का। तो उसी के देखा देखी जो है बच्चे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा सर, अभी तो चूँकि बहुत लंबा कैरियर है, आपको बहुत आगे तक जाना है, लेकिन अब तक कितने ज़िले आपने किए होंगे? मुझे लगा 4 या 5 होंगे। मैं 5 जिलों में कलेक्टर रहा मैं जी, और बाकी उसके अलावा मैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर झांसी था और जॉइंट मैजिस्ट्रेट में मुरादाबाद था। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग के हिसाब से गिनूँ तो 7 पोस्टिंग में 5 जगह मैं कलेक्टर रहा, बाकी 2 अन्य जगहों पर मैंने पोस्टिंग की। अच्छा सर, अभी तो आप प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर पंचायती राज हैं, अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात हम अयोध्या की करते हैं, क्योंकि अयोध्या में जब आप डीएम थे 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उस वक्त पूरे देश की निगाह, पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड की निगाह अयोध्या में थी कि वहाँ पे कुछ भी छोटी मोटी भी घटना होती थी तो लोग जो है कानून व्यवस्था से चीज़ों को जोड़ के देखते थे। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन आया, एज ए डीएम आप वहाँ थे, तो आपके मन में क्या ख्याल चल रहा था? कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हालांकि बाखूबी उसको आपने निभाया, तो क्या रणनीति थी आपकी कि जिससे बेहतर सब कुछ रहा? देखिए, एक बहुत बड़ा, मैं निश्चित रूप से कहूँगा, एक माइलस्टोन इवेंट था वो, लेकिन प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी जो मशीनरी है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट था हम लोगों को, और उसमें जिस किसी तैयारी की आवश्यकता थी तो उसमें फ्री हैंड था कि वो तैयारी रहनी चाहिए। और चाहे फोर्स की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बाकी भी प्रिकॉशंस बहुत सारी ऐसी थी जो चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन हर चीज़ को लेके तैयारी थी। मतलब इतनी तैयारी थी कि अगर कोई सपोज़ टेररिस्ट अटैक भी हो रहा होता तो उसके लिए भी क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो सारी प्रिकॉशंस इन प्लेस थी। सब चीज़ें कही नहीं जा सकती हैं, जितने भी बल की या बाकी और जो भी व्यवस्था थी, सीनियर ऑफिसर का इंसाइट बहुत था उसमें, सब लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे। गवर्नमेंट से भी वहाँ पे नोडल ऑफिसर जो है, पुलिस के और प्रशासन के दोनों तरह के नोडल ऑफिसर थे, चीफ सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर, सबका दौरा 2-2, 3-3 दिन पहले हुआ था वहाँ पे, और सब लोगों ने बहुत ही उसको डिटेल में रिव्यू किया था। बाकी हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया था कि आपको जो भी आवश्यकता है वो सब आप ज़रूर मांगे, और हमने जो भी उस वक्त कहा था, मतलब सो मच सो दैट कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि सब कुछ होने के बाद मैंने कहा कि सर एक हेलीकॉप्टर मिल जाता, तो इमीडिएटली मुझे जो है तुरंत मुख्यमंत्री से कहा करके एक हेलीकॉप्टर मेरे डिस्पोजल पर रख दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उन दिनों के लिए कि हम जो भी चीज़ चाह रहे थे उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, और बहुत ही अच्छे से हुआ, कर्टसी टू माननीय मुख्यमंत्री जी और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा सर, एक बात यह है कि भगवान श्री राम की ससुराल मिथिला मानी जाती है, जनकपुर जो मिथिला क्षेत्र में आता है, और आप मिथिला के ही रहने वाले हैं, और उस वक्त यहाँ पे डीएम थे, अयोध्या में डीएम थे, मिथिला के रहने वाले, भगवान राम की ससुराल, और ऐसा माना जाता है कि मिथिला वालों का एक विशेष श्रद्धा जो है भगवान श्री राम पर है। हालांकि पूरे दुनिया में भगवान राम को लोग मानते हैं, लेकिन मिथिला के लोगों का कुछ ज़्यादा अपनत्व है। तो ऐसे में कुछ ख्याल आया आपके मन में कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई? देखिए, इस पर बहुत जो है छप चुका था, अखबारों में छप रहा था और हर जगह हो रहा था कि मिथिला का है, मिथिला का है। लेकिन मैं आपको बताऊं सच्चे तौर पे तो हम लोगों ने इसको बहुत ही प्रोफेशनली लिया। मतलब मेरी जगह पे कोई भी हो सकता था। यूपी में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे उस सीनियरिटी में है जिनकी पोस्टिंग एस डीएम या एसएसपी वहाँ पे हो सकता था। I got the opportunity, मतलब I can be thankful to God and the state government that they gave me this opportunity to be there. But हम लोगों ने इसको बहुत ही प्रोफेशनली लिया कि इसको बिना किसी इमोशन में जाए हुए, और जो प्रोफेशनली बेस्ट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं था कि भगवान के पक्ष में ही फैसला होता, फैसला कुछ भी हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कुछ भी हो सकता था, और आपको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसको बहुत ही प्रोफेशनली लिया और हर वो तैयारी की, चाहे वो किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर के हो, तो हर स्थिति के लिए उसमें तैयार थे हम लोग, और इसको बहुत ही प्रोफेशनली लिया। ये ज़रूर बात है कि मिथिला का होने के नाते मेरी जो भी व्यक्तिगत जो मान्यता हो सकती है उसको लेके मैं ज़रूर चेरिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर रह पाया, और उसमें भी मैं कहूँगा अगेन कि ईश्वर का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने उस वक्त वो ट्रस्ट हमारे ऊपर रखा। अच्छा सर, आप पंचायत विभाग के डायरेक्टर हैं। ये विभाग अपने आप में इतना बड़ा विभाग है कि जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सीएम व पीएम की, कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गाँवों की जितनी योजनाएं हैं गाँव को समृद्ध बनाने के लिए इसी विभाग से चलती हैं।
तो इसमें जैसे ODF एक बड़ा टारगेट है लोगों तक पहुंचने का, शौचालय लोगों के घर घर तक पहुंचाने का, तो उसको लेकर तमाम शिकायतें भी आती। गांव तो ODF फ्री हो गए, ODF फ्री घोषित कर दिए गए, लेकिन आज भी स्थितियां वहां वैसी नहीं है जैसे आंकड़ों में दिखती हैं। हम लोग चूँकि गांव के रहने वाले हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं और अक्सर जाते भी रहते हैं होंगे तमाम दौरे पे क्षेत्र में, तो आपको लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को भी ये बात कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बना रखे हैं जिससे ग्राउंड सिचुएशन की पड़ताल बार बार होती रहे। जैसे आप देखेंगे आगे जब भी सेंसस होगा तो सेंसस की क्वेश्चनेयर में रखा ये गया है कि जो एक्सेस टू टॉयलेट है वो कितने % लोगों को है, नंबर 1। नंबर 2, बार बार जो NFHS का सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो अभी कुछ दिन पहले NFHS का जो सर्वे हुआ उसमें भी ये आंकड़ा था कि भाई कहाँ ऐसा दिखा आपको कि जो एक्सेस टू टॉयलेट है वो पूरा नहीं है, यानी कि 100% पॉपुलेशन को नहीं है। और उसको लेकर के हम लोगों से भी सवाल पूछा गया कि आपका इतना कम दिख रहा है, यानी इतने लोगों को टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जैसे जब खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया प्रदेश, उसके बाद भी नए परिवार हो सकते हैं। जैसे आप, ये एक डायनामिक प्रोसेस है और लगातार चलता रहता है कि आबादी बढ़ेगी या जो परिवार हैं, परिवार भी बड़े होंगे, फिर बटेंगे, फिर नए उसमें हाउस होल्ड क्रिएट हो जाएंगे, तो ये चीज़ हमेशा ही रहेगा। फिर एक तीसरी चीज़ और होती है कि आपको हमेशा बाहर से माइग्रेशन वाले जो लोग हैं, जो पहले बाहर रहे थे अब आ गए, तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह के केसेस के लिए भारत सरकार ने इसमें न्यू एंड इमर्जिंग हाउस होल्ड्स को टॉयलेट देने के लिए उन्होंने मैं कहूँगा कि उन्होंने एक स्कीम बना दी कि उनको भी आप दे सकते हैं। तो इसमें भारत सरकार ने भी अपने SPM पोर्टल पे लाभार्थियों को स्वयं आवेदन करने का कि उनको ज़रूरत है टॉयलेट के लिए प्रोत्साहन राशि की और वो पात्र हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने भी एक पोर्टल पे बना दिया अपना उसका लिंक। और जो हमारा जो पंचायत विभाग का पोर्टल है उस पर भी एक लिंक हम लोगों ने क्रिएट किया कि अगर किसी को शौचालय की आवश्यकता है तो वो हमको आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि पिछले दिनों, यानी कि चुनाव के बाद से अब तक, हम लोगों ने प्रत्येक ज़िले में कम से कम 1 बार 2 बार प्रेस नोट दे करके, अखबार में छपा करके, मॉनिटर करके ये कोशिश किया कि जितने भी लोग इसमें इच्छुक हैं सब लोग आवेदन कर दें। तो लोगों ने आवेदन किया। हमारे पास इस वक्त 1.5 लाख टॉयलेट और जो है इस तरह के जो मांग वाले हैं उनको बनाने का कैप है, यानी कि लक्ष्य है। और भारत सरकार ने एश्योर किया है कि अगर आपको उससे ज़्यादा भी पात्र मिलते हैं तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग लगातार, अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, पिछले 2 सप्ताह में मैंने 7 मंडलों का दौरा किया है और 2 सप्ताह में लगभग तकरीबन 30 जिलों का हमने इसमें रिव्यू किया है, जिसमें ये जो आवेदन है इनकी जांच और उनको कैसे टॉयलेट मिल जाए, इस बात के लिए हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि सारे आवेदन पत्रों की जांच हो जाए। ये आवेदन हमारे कहने पे लोगों ने किया है तो उसकी जांच पड़ताल प्रॉपर हो जाए और हम उनको, अगर पात्र हैं तो उनको हम लाभान्वित करा सकें। तो इसको लेकर के सरकार ने इसमें लिया हुआ है। मैं आपके माध्यम से भी मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग SBM के पोर्टल पे जाके शौचालय का आवेदन कर सकते हैं या हमारे भी पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस हित में है कि ऐसे लोगों को हम शौचालय देकर लाभान्वित करें। और भी कई योजनाएं चल रही, जैसे हर ग्राम सभा में ग्राम सचिवालय। मैं आपको बताऊंगा, देखिए पिछले दिनों, पिछले साल 2 साल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अगर हम पंचायतों को लेकर के बात करें तो। जैसे एक तो आपने जैसे बताया पंचायत भवन का निर्माण, मैं समझता हूँ भारत की आज़ादी से ले करके और पिछले साल 2 साल पहले तक 50% ग्राम पंचायतों में हो पाया था। और उसमें छोटे पंचायत भी थे, मतलब छोटे पंचायत घर भी थे और बड़े भी थे। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में 100% ग्राम पंचायतों को सैचुरेट कर लिया गया। इसमें तकरीबन 700 के करीब ग्राम पंचायत है जहां इस वक्त ज़मीन उपलब्ध नहीं है और उनको ज़मीन खरीदने की परमिशन यहां से हम लोगों ने शासनादेश के माध्यम से सरकार ने उनको भेजा है कि वो ज़मीन खरीद करके पंचायत भवन का निर्माण कर सकते हैं। बाकी 100%, यानी कि मैं बता रहा हूँ बचा हुआ 50%, सब में पंचायत भवन का निर्माण हो गया। बट दैट इज़ ओनली वन ऑफ द पार्ट। जो इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब प्रत्येक पंचायत भवन में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है। ग्राम सचिवालय का मतलब हुआ कि एक तो वहाँ पे कम से कम एक मैन पावर वहाँ पे, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इसको ग्राम पंचायत के ही स्तर पे समिति बना करके उनको चयन किया गया मेरिट बेसिस पे, जिसको पंचायत सहायक कहते हैं। तो हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय पे बैठने के लिए एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई और उनको अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए जो भी पैराफर्नीलिया की ज़रूरत है, चाहे वहाँ पे बिजली कनेक्शन की ज़रूरत है, सोलर पैनल की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, ये सारे कनेक्शन के लिए उनको सैंक्शन दिया गया 1,75,000 रुपये फर्नीचर वगैरह डालने के लिए।
तो ये करके ग्राम सचिवालयों को किया गया। नाउ ग्राम सचिवालय इज़ नॉट जस्ट ए टर्म, और इट्स नॉट जस्ट कि गांव में कुछ हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि हर गांव से आने वाला जो फरियादी होता है, जिनको कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चाहे तो कम से कम ब्लॉक पे जाना पड़ता है, नहीं तो तहसील पे जाना पड़ता है, नहीं तो जिले पे जाना पड़ता है, ये सब अपनी समस्याएं वहाँ जा कर के सिर्फ अपने ही ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में जा कर के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे पंचायत सहायक उनका हर ऑनलाइन ग्राम सभा को इंटरनेट से जोड़ा गया है। यस, नॉट ओनली दैट, अभी आपने 2 हफ्ते पहले देखा होगा कि कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और उससे आगे की चीज़ कर दी कि जो हमारा पंचायत सहायक है वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी काम करेगा, और जो करीब 270 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हैं सरकार की, वो सारी वहीं से वो प्रोवाइड करेगा। तो नित नई इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, और जो गांव वालों की समस्या है वहीं ग्राम सचिवालय से ही समाधान हो जाए। उनको कोई भी आवेदन पत्र बनवाने के लिए, पेंशन का आवेदन करने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनको कहीं जाना न पड़े बाहर। इस बात की पूरी व्यवस्था जो है वो ग्राम सचिवालय पर ही की जा रही है। आने वाले समय में आप उसको पूरी तरीके से फंक्शनल देखेंगे। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए जैसे सरकार का जो स्तर है, जैसे जिला है या तहसील है या ब्लॉक है, ये सरकार का स्तर जो है वो गांव तक नीचे लेकर के जाने जैसी चीज़ है, ताकि गांव वालों को सारी सुविधाएं अपने गांव में ही मिल जाए। तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा इसको, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में ये डेवलपमेंट हुआ। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि जैसे ग्राम सचिवालय हैं, पंचायत भवन है, इनको आप लोगों ने सब इंटरनेट से जोड़ दिया है। कोई भी समस्या हो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी समस्या को बता सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट को देखेंगे तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो ऐसे में क्या इस तरह की समस्याओं को एक साथ समस्याओं को दूर करने के लिए, समझाने के लिए आपके पास इतना बड़ा मैकेनिज़्म है, इतना बड़ा स्टाफ है कि सारी चीज़ें एक सुव्यवस्थित तरीके से डिजिटली माध्यम से सब सॉल्व हो जाएं? देखिए, जो भारत सरकार का मैं आपको बताऊं, इसमें भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं ये कि उत्तर प्रदेश जो है ई गवर्नेंस में 2021 में फर्स्ट प्राइज़ विनर रहा था, और लगातार कई सालों से ई गवर्नेंस में प्राइज़ विनर रहा है उत्तर प्रदेश का पंचायती राज डिपार्टमेंट। कारण कि इसका जो प्लानिंग से लेकर के किसी भी काम की जो गांव में प्लानिंग होती है, उसका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है, जीपीडीपी बोलते हैं। तो प्लानिंग हो गया, उसका जो एग्जीक्यूशन है एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से, फिर उसके बाद उसकी अकाउंटिंग है प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से, और फिर उसके बाद अकाउंटिंग हो जाने के बाद उसका जो ऑडिट है वो ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से। ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज के माध्यम से इंटीग्रेटेड ढंग से कर रहा है, और उत्तर प्रदेश इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना, और 100% ग्राम पंचायतों में उसको लागू कर लिया। तो आज की डेट में अगर मैं यहाँ से बैठ के ये देखना चाहूँ कि मेरे कौन से ग्राम पंचायत में किस योजना का कितना धनराशि वहाँ पे मिला, और उस धनराशि में से उसने कितना व्यय किया, या कितना उन्होंने अभी उसके पास बचा हुआ है, और किसको व्यय किया उसका वाउचर, और किस काम के अगेंस्ट व्यय किया, तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से दिख सकती हैं। तो इसका पूरी इसकी मॉनिटरिंग जो है पूरी लगातार हो रही है। यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त उसकी टीम है, और जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे ग्राम सचिवालय की मॉनिटरिंग करना है या इंटरनेट फंक्शनल की जो मॉनिटरिंग करनी है, इसके लिए अभी और भी डैशबोर्ड वगैरह इसके डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि जो नई नई चीज़ें भी हो रही हैं उसका भी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से हो सके, और हम कैपेबल कर सकें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें ताकि वो काम करें। अच्छा सर, सरकार ने अभी 100 दिन की कार्य योजना, सभी विभागों की 100 दिन की कार्य योजना बनाई, 100 दिन का एक काम फिक्स किया कि 100 दिन में किसको क्या करना है। ऐसे 6 महीने, साल और 5 साल की योजनाएं बनी। तो आपके विभाग की तरफ से किस तरह से इसको कैरी किया जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना? देखिए, जितने भी मैंने बातें अभी की, जो महत्वपूर्ण योजनाओं की मैंने बात की, ग्राम सचिवालय की स्थापना हो, या जैसे जो मैंने कहा कि जो न्यू एंड इमर्जिंग हाउस होल्ड्स के टॉयलेट की मैंने बात करी, ये तो सब इन कार्य योजनाओं में शामिल हैं ही। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे ODF प्लस है, यानी कि जब खुले में शौच से मुक्त हुआ तो उसके बाद की जो चीज़ें थी, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है या लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट है, तो इनका मैनेजमेंट भी करना है। इनफैक्ट ये 1 अप्रैल 2020 से करना था, लेकिन बीच में कोरोना ने 2 सालों में काफ़ी डिस्टर्बेंस किया, जिससे ये काम उतना तेज़ी से नहीं हो पाया। उसको इस साल हम लोगों ने पूरे जोर शोर से लिया हुआ है, और भारत सरकार से भी हमारा जो एनुअल इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, AIP कहते हैं, तो AIP 2548 करोड़ का हमारा अप्रूव हुआ, और उस योजना पे हम लोग बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। इसके पूरे स्टेट लेवल की जो टीमें हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। जो ये हमारे 3582 ग्राम पंचायत जिनको इस साल हम लोगों ने AIP में लिया है मॉडल कैटेगरी में लाने का, उनका पूरा प्लानिंग हो गया।
उनको इस वक्त हम लोग क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा गाँवों को हम लोगों ने इस वक्त तक क्रेडिट लिमिट दे दिया है धनराशि की, पूरी धनराशि की। एक ही गाँव में 50 लाख 60 लाख रुपया तक भी, 1 करोड़ रुपया तक भी गया है, सिर्फ सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के काम पर। तो ये हम क्रेडिट लिमिट इस वक्त दे रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने के अंदर हम सबको क्रेडिट लिमिट दे दें। जो मैं कह रहा था कि मैं अभी पिछले 2 हफ्ते में 7 मंडलों का मैं दौरा करके आया हूँ और अगले 2-3 हफ्तों में मैं कोशिश करूँगा पूरा स्टेट कवर कर लेने का। तो उसमें हम लोग इन्हीं चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं कि ये जो हम क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं उससे काम शुरू हुआ कि नहीं, जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर है वो स्थापित हो गया कि नहीं, यानी जहाँ पे कूड़ा ला करके प्लास्टिक का सेग्रीगेशन करना, उसका मैनेजमेंट करना, या जहाँ पे गंदा पानी फैल रहा है तो वहाँ पे अगर नाली की ज़रूरत है तो नाली का निर्माण करना, सोख्ता गड्ढे की ज़रूरत है तो सोख्ता गड्ढे का निर्माण करना हर हैंड पंप पे या घर से निकलने वाले गंदे पानी पे। जहाँ पे गंदा पानी किसी तालाब में जा रहा है, तालाब को गंदा कर रहा है, उसका क्या हम प्लान बनाएंगे, कैसे उसको हम अलग करके और उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे एक बहुत बड़ा ये स्कीम है ODF प्लस, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चल रहा है। तो उसमें हम लोग अभी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और आने वाले मैं समझता हूँ 3-4 महीनों के अंदर इसमें बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये सब हमारी जो है, जो जिन प्लान्स की आप बात कर रहे हैं, 100 दिन और 6 महीने और साल भर के जो प्लान्स हैं, उसमें सब इंटीग्रेटेड है और पंचायती राज विभाग कमिटेड तरीके से इस काम को पूरा करने में लगा हुआ है। एक आखिरी सवाल है। ये सवाल ये है कि चूँकि 13 साल, लगभग 12-13 साल आपको हो गया जॉब में, कोई ऐसी स्थिति आप पे आई कि आपको लगा हो कि आपने बहुत बेहतर काम किया, किसी को ज़रूरत थी आपने उसकी मदद की, या फिर कभी आपको ये लगा हो कि यार ये ऐसा है कि ये काम तो मुझसे कुछ धोखे में हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, फिर उस पर आपने सोचा विचारा, ऐसी कोई घटना हुई आपके साथ? नहीं, जो आपने पहला वाला पूछा कि आपको लगा हो बहुत अच्छा, देखिए मतलब वी आर नॉट हियर टू, हालांकि ये तो काम ही है। हाँ, मतलब क्रेडिट हॉग करने कोई काम ऐसा होता है जो बड़ा। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे ऐसे तो जब मैं कलेक्टर हुआ तो मैं महोबा में पोस्टेड था और वहाँ हम लोगों ने जब देखा कि बहुत ही सूखे की स्थिति हो रही थी तो हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पे काम करना शुरू किया। और मेरा पहला ज़िला था, मैं ग्रीन हॉर्न था, लेकिन हम लोगों ने अपना तालाब अभियान के नाम से वहाँ पे खेत तालाब बनाना शुरू किया और वो इतना वहाँ किसानों की मनपसंद योजना बन गई। हालांकि तब इसमें गवर्नमेंट का कोई इसमें सब्सिडी एक्स्ट्रा नहीं था, बजट नहीं था, लेकिन जिन स्कीम से कवर हो सकता था वहाँ किया। बाकी सोशल एक्शन के माध्यम से वहाँ पे जितने भी सामाजिक क्षेत्र के काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर किया और वो एक बहुत बड़ा एक तरह से अभियान बन गया। और बाद में वही जो हमारी फिर तत्कालीन जो हमारे APC सर थे और चीफ सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने हमसे उसकी एक स्कीम बनाकर मांगी कि एक इसका स्कीम बना के दे दो, हम लोग उसको योजना के तौर पर करेंगे, आगे करेंगे। तो फिर जो है फार्म पॉइंट की स्कीम जो आज चल रही है वो तब की मेरी बनाई हुई स्कीम है जो आज चल रही है। बहुत अच्छा, उसमें आगे चल के सभी सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत उसमें किया काम और जिसके वजह से वो चल रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे काम है जो हम लोगों ने किया, क्रेडिट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सर, लेकिन जैसे जब मैं कन्नौज में था तो एजुकेशन में बहुत कोशिश की हमने कि खास करके टीचर्स के अटेंडेंस पे और बच्चों के लर्निंग लेवल पे काम किया। और इसमें हुआ ये कि तब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर थे उन्होंने फिर हम लोगों का ऐसे ही जो 4-5 जिले अच्छा काम कर रहे थे उनको बुला के सबका प्रेजेंटेशन देखा सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में, और उसमें एक जियो किया जो मैं कन्नौज में कर रहा था उसको पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए। तो वो मेरे मॉडल काम बन गया। हाँ, एक तरह से बहुत ही सेटिस्फाइंग था। जैसे जब मैं अयोध्या पोस्टेड रहा तो वहाँ पे तमसा नदी का पुनरुद्धार हम लोगों ने किया। तमसा में हम अयोध्या में हम लोगों ने 2 नदी का पुनरुद्धार किया था, शायद नेशनल लेवल का पुरस्कार भी उसको पहला। जब तमसा नदी का उसमें किया तो हमारे पूर्वाधिकारी ने उसको शुरू किया था, जिलाधिकारी महोदय ने, और फिर मैं उसको टेकअप करके आगे लेके गया। जब वो काम पूरा हुआ तो उसमें नेशनल वाटर अवार्ड हम लोगों को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से प्राप्त हुआ। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग था अयोध्या में रहते हुए। अयोध्या में फिर हम लोगों ने एक दूसरी नदी बिसुई थी, वो भी पौराणिक नदी है, उसका भी हम लोगों ने पुनरुद्धार किया। उसका भी हालांकि अवार्ड एप्लीकेशन किया था, उसके बाद में ट्रांसफ़र आउट हो गया। फिर एक तीसरी नदी भी वहाँ हम लोगों ने टेकअप किया था, मैं कर नहीं पाया था तब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तिलोदकी जिसको कहते हैं, तिलोदकी गंगा। तो तिलोदकी के पुनरुद्धार का हम लोगों ने काम उस वक्त जो है उसकी प्लानिंग शुरू करी थी, हालांकि कर नहीं पाया। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब काफ़ी लोगों के हेल्प के रिक्वेस्ट आते थे और बहुत हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग जितने लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो सकती होगी करेंगे और सबको मदद करेंगे। एक वाक़या था जिसमें एक किसी अपने पेरेंट थे, उनके 2 बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट था, यानी कि उनके कान में एक इम्प्लांट था जिसकी बैटरी बाहर से आती थी कहीं दूसरे शहर से। महंगी की बात नहीं है, दूसरे शहर से आती थी और सब कुछ बंद था। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कुछ ना बोल पा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो गुमसुम। लॉकडाउन लगा हुआ। हाँ जी। तो हम लोगों ने इसको कहा कि नहीं हम कराएंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने किन्हीं का इलाज चल रहा था बाहर के अस्पतालों से और वो दवाई मंगवाते, तो हम लोग उसको मंगवा करके कोशिश करते थे कि घर पे पहुंचा दें।
लेकिन इस बच्चे का मुझे इसलिए याद है कि इसके पेरेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप किया कि ये जो है मेरे इसके बच्चे बगैर मेरे बच्चे जो है वो लाचार हो रहे हैं। तो हम लोगों ने वो बैटरी सोर्स की और उनको अपने घर से बुलवा करके दिया। तो वो इतने खुश हुए और एक तरह से इतनी दुआएं दी। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह का जो काम है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहता है, तो वो आपके दिल के करीब होता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बातचीत करने के लिए अनुज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनुज झा जी थे पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर, और इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी शेयर की और बहुत ही डायनेमिक आईएएस ऑफिसर्स हैं ये। कोशिश करेंगे कि किसी और चर्चित आईएएस से किसी और विषय पर फिर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।